So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to start a new chapter, that is next chapter, bending stresses. So the next chapter that we are going to study today is bending stress. नाउ स्टूडेंट्स हम बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी कुछ डिस्कशंस कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देख रहे थे. टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में हमने देखा था वन वाज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड वाज shear स्ट्रेस. देन नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप्स थे, वन वाज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड वाज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस. वहाँ पे हमने देखा था कि बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, कैसे लगता है, और हमने देखा था इफेक्ट्स ऑफ लोडिंग में कि किस तरीके से लोडिंग का इफेक्ट होता है और उससे बेंडिंग जनरेट होता है, बेंडिंग मोमेंट, एंड बेंडिंग मोमेंट से कैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं. तो एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट होता क्या है और किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर कोर चैप्टर दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस. सो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट इज मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस. बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट इज मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस. नाउ कपल क्या होता है? कपल इज when two equal and opposite forces separated by a distance, then this arrangement will make a couple. जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को आप कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करोगे तो वो क्या बनाएगा? कपल बनाएगा. एंड ऐसा कपल जो कि मोमेंट दे रहा है अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, उससे क्या होता है? उससे बेंडिंग मोमेंट होता है. ठीक है, उससे बेंडिंग आता है इन द मेंबर एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंडिंग मोमेंट. सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कपल को एक्ट करवाएंगे अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस और उससे कैसे बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, एंड किस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट्स को डिफाइन करते हैं इनटू प्योर बेंडिंग एंड ऑर्डिनरी बेंडिंग. ठीक है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि व्हाट इज प्योर बेंडिंग एंड व्हाट इज ऑर्डिनरी बेंडिंग. तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि प्योर बेंडिंग ऑर्डिनरी बेंडिंग को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कपल क्या होता है. कपल इज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट मेक्स अ कपल. अब किस तरीके से हम कपल को लगाएंगे ऑन द मेंबर कि वो क्या जनरेट करेगा? वो बेंडिंग जनरेट करेगा, दैट इज वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट एक्ट करेगा. सो आई एम कंसिडरिंग अ मेंबर. नाउ दिस इज अ मेंबर, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मेंबर, एंड ओवर दिस मेंबर मैं क्या करूंगा? एक कपल लगाऊंगा, एंड उस कपल का इफेक्ट क्या होगा? उस कपल का इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट देगा. देखिए किस तरीके से कपल क्या होता है. कपल आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इट फॉर्म्स अ कपल. सो इसमें मैं एक कपल लगा रहा हूँ. देखिए किस टाइप से. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ. सो हियर दिस इज एक्स एक्सिस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. y एंड z एक्सिस आर ट्रांसवर्स एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है? जो भी एक्सिस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है, बाकी जो दोनों एक्सिस बचेगी जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल रहेगी, एक क्रॉस सेक्शन के पैरेलल इस टाइप से आएगा, एक क्रॉस सेक्शन के पैरेलल इस टाइप से आएगा. इन दोनों एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्स एक्सिस. सो I am applying a couple that is two equal and opposite forces which are separated by a distance. So यहाँ पे देखिए मैं couple अप्लाई कर रहा हूँ. So this is a force P and a equal and opposite force P. So this is what? This is two equal and opposite forces separated by a distance. कितने distance से separated है? Suppose this distance is D. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज डी. तो ये जो दोनों आपको फोर्सेस दिख रहे हैं P एंड P, दीज आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. ये फोर्स क्या कर रहे हैं? ये फोर्स इस मेंबर के ऊपर एक बेंडिंग दे रहे हैं. नाउ बेंडिंग को ऐसा भी कहा जाता है कि बेंडिंग किसकी वजह से आती है? बेंडिंग आती है ड्यू टू इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स. ये जो P फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? दिस इज एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन. दिस P फोर्स इज एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन. ये नीचे वाला P फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इट इज ऑल्सो एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में लग रहे ना ये दोनों फोर्स. सो दीज टू फोर्स आर एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन. बट क्या ये सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहे हैं? इस क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो रहे हैं? नहीं, दीज एक्सियल फोर्सेज आर नॉट पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन. ठीक है, दैट इज वाई ये फोर्सेज क्या है? ये फोर्सेज इसेंट्रिक फोर्सेज है. तो
इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स क्या देता है? इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स बेंडिंग देता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेंडिंग इज मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी देखेंगे कि कैसे ये दोनों फोर्सेस मिलके एक कपल बना रहे अबाउट वन ट्रांसवर्स एक्सिस, वो भी देखेंगे। बट ये दोनों फोर्सेस कैसे है? दीज टू फोर्सेस आर एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल डायरेक्शन में लग रहे हैं ना ये दोनों फोर्सेस। सो दीज टू फोर्सेस आर एक्सियल फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन एक्सियल डायरेक्शन, बट दीज फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स। So this eccentric axial force is giving what? This eccentric axial force is giving bending moment. ठीक है, so अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस है किस तरीके से बेंडिंग दे रहे हैं और किस एक्सिस के अबाउट। देखिए, नाउ दिस आई एम अज्यूमिंग, आई एम मेकिंग सेंट्रॉइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड बना रहा हूँ। दिस पॉइंट ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो पॉइंट ओ आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट ओ इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस फोर्स पी को क्या करूंगा? इस सेंट्रॉइड पे ट्रांसफर करूंगा। पी फोर्सेस को सेंट्रॉइड पे ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले टॉप वाले पी फोर्स को जब आप सेंट्रॉइड पे ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? फोर्स विल बी ट्रांसफर्ड एज इट इज। हमने देखा है फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। सो फोर्स इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड एज इट इज। ये फोर्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज पी। एंड इस फोर्स के साथ में क्या ट्रांसफर होगा? एक मोमेंट ट्रांसफर होगा। तो जब इस पी फोर्स को सेंटर पे ट्रांसफर करोगे तो कितना मोमेंट लगेगा? दैट इज पी इंटू डी बाई टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। तो जब आपने फोर्स को ट्रांसफर किया तो क्या आ गया? एक फोर्स एंड एक मोमेंट, दैट इज पी इंटू डी बाई टू। ठीक है, P इंटू डी बाई टू मोमेंट लग गया। अब बॉटम वाले फोर्स को ट्रांसफर कीजिए। नाउ आई एम ट्रांसफरिंग दिस फोर्स P ऑन द सेंट्रॉइड O। जब बॉटम वाले फोर्स को ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? एक फोर्स ट्रांसफर होगा, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये बॉटम वाला P लग रहा है, दैट इज बॉटम वाला P कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द राइट। तो ट्रांसफर भी कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स द राइट। उसका डायरेक्शन ट्रांसफर होने के बाद भी क्या होगा? टुवर्ड्स द राइट। सो दिस इज P माइनस P। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला जो टॉप वाला पी फोर्स था वो कहाँ लग रहा था? टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो उसको ट्रांसफर किया तो ये आया टुवर्ड्स द लेफ्ट। बॉटम वाला फोर्स आया टुवर्ड्स द राइट। सो पी माइनस पी। इसके साथ में क्या होगा? इसके साथ में एक मोमेंट लगेगा, दैट इज पी इंटू डी बाई टू। किस डायरेक्शन में लगेगा? अगेन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, अगेन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगेन एक मोमेंट ट्रांसफर आएगा प्लस पी इंटू डी बाई टू। सो आप देखिए इस कपल का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? ये जो दोनों पी फोर्सेस है, दिस पी एंड दिस पी, इन दोनों पी फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो जीरो हो गया, दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज जीरो, पी माइनस पी जीरो। क्या आया? एक मोमेंट आया, दिस मोमेंट, दिस। अब ये देखिए जो मोमेंट है कौन सी एक्सिस के अबाउट लग रहा है? जब भी आपको मोमेंट को देखना है तो राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। राइट को करो, लेफ्ट को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिंगर्स को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। और थंब क्या बताएगा आपको? थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो ये मैंने अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। थंब क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, दैट इज दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, देखो इस एक्सिस के अबाउट लग रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट इज एक्टिंग लाइक दिस about this axis. This is what? This is z axis. So here the moment is acting about z axis. So ये जो moment लग रहा है कि इस axis के about लग रहा है z axis के about. So here in this case moment कितना हो गया? Moment is equals to mz which is equals to p into d. समझ में आया किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है? दिस इज what? This is effect of a couple about transverse axis. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इज what? बेंडिंग मोमेंट इज इफेक्ट ऑफ अ कपल अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये जो कपल लग रहा है, देखिए ये जो P और P कपल लग रहा है, ये जो P एंड P कपल लग रहा है किसके अबाउट लग रहा है? लाइक दिस, इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है, देखो। ठीक है, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ अ कपल अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आया बेंडिंग मोमेंट होता क्या है? नाउ दिस मोमेंट इज कॉल्ड एज, ये जो मोमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग। इसको प्योर बेंडिंग क्यों बोलते हैं? इसको प्योर बेंडिंग इसलिए बोलते हैं कि जब यहाँ पे आपने मोमेंट ऑफ अ कपल देखा तो क्या कोई शियर फोर्स आया?
क्या इसमें आपने जब इस पी फोर्स को ट्रांसफर किया तो उसकी वजह से क्या कोई शियर फोर्स आया? कोई शियर फोर्स नहीं आया, ठीक है। मेंबर में शियर फोर्स इज जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। अगर आपको इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी आपको एक कपल लगाना पड़ेगा ऑन दिस सेकेंड एंड। देखिए इस तरीके से आपको जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है, द सेकेंड क्रॉस सेक्शन, इस पे भी आपको एक कपल लगाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए अगर आपको इसको स्टेबल रखना है तो आपको यहाँ पे भी एक रिएक्शन कपल आ जाएगा। अगर ये फिक्स्ड एंड है तो रिएक्शन कपल आ जाएगा, ठीक है। सो इसको स्टेबल रखने के लिए इधर से आपने अगर कपल लगाया है पी एंड पी तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक कपल इधर लगाना पड़ेगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज बिकम स्टेबल। अब इसका भी इफेक्ट क्या होगा? इस कपल का इफेक्ट, इस कपल का इफेक्ट भी होगा लाइक दिस, ठीक है। इस कपल का इफेक्ट भी बेंडिंग होगा, दैट इज प्योर बेंडिंग। इधर दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो कपल लग रहा है लेफ्ट में, इसका भी इफेक्ट क्या होगा? प्योर बेंडिंग लाइक दिस। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे जब आपने कपल लगाया है इस टाइप से तो क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आ रहा है, देयर इज नो शियर फोर्स, ठीक है। देयर इज नो शियर फोर्स इन दिस स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग। अब देखिए एक और बेंडिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बेंडिंग। उसमें क्या होता है? आप देखिए, सपोज दिस इज द सेम स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज द सेम स्ट्रक्चर एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर is subjected to a load like this, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस स्ट्रक्चर में एक पी लोड लग रहा है लाइक दिस। नाउ जब ये पी लोड लगेगा तो इस पी लोड के इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे भी आएगा इन ऑर्डर टू कीप दिस मेंबर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पी लोड के एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे आएगा लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो पी। नाउ अब ये वाला पी एंड ये वाला पी, ये दोनों पी में क्या इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है? दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। ये पी फोर्स कितना डिस्टेंस से सेपरेटेड है? दिस टू पी फोर्सेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। नाउ यू टेल मी, ये दोनों पी फोर्स क्या एक कपल बनाएंगे? एंड क्या वो कपल अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस है? बताइए। तो ये दोनों पी फोर्सेस मिलके भी एक कपल बनाएंगे एंड दिस कपल इज अबाउट व्हाट? दिस कपल इज अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये दोनों पी फोर्सेस मिलके भी क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे एंड दिस कपल इज अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस? अगेन दिस, ये दोनों मिलके जो कपल देंगे दैट इज अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट है? जेड एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम कैसे देखते थे कि किस एक्सिस के अबाउट कपल लग रहा है? हम देखते थे मैथमेटिकली बाय एम इज इक्वल्स टू पी इंटू डिस्टेंस। अब ये जो पी फोर्स है ये कौन सी एक्सिस के अबाउट लग रहा था? दिस इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो डी है ये कौन सी एक्सिस के अबाउट है? दिस डी इज अबाउट वाई एक्सिस। तो एम कौन सी एक्सिस के अबाउट हो गया? जेड एक्सिस। इस तरीके से हम देखते थे मूवमेंट का डायरेक्शन या कपल का डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे बताइए एम इज इक्वल्स टू पी इंटू एल। तो यहाँ पे देखिए पी किस एक्सिस के अबाउट है? वाई एक्सिस के अबाउट है। एल किस एक्सिस के अबाउट है? एल इज अबाउट एक्स एक्सिस। सो मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट हो गया? जेड एक्सिस के। समझ में आया? तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे पी है अबाउट वाई एक्सिस, लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। आप अगर विजुअलाइज करना चाहे तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इस तरीके से लग रहा है ये मूवमेंट, तो किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है? ये सेंटर में ये एक एक्सिस है, ठीक है। तो एक एक्सिस जा रहा है ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस एक्सिस के अबाउट ये जो आपको दिख रहा है मूवमेंट इस तरीके से लग रहा है। समझ में आया? सो नाउ इन दिस केस शियर फोर्स आप किसी भी सेक्शन पे देखिए, आप इस सेक्शन पे देखिए क्या शियर फोर्स जीरो है? नहीं, लेफ्ट में भी शियर फोर्स आ रहा है, पी राइट में भी शियर फोर्स आ रहा है। सो इन दिस केस शियर फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ प्योर बेंडिंग। दिस इज नॉट अ प्योर बेंडिंग। ये क्या है? ऑर्डिनरी बेंडिंग है। सो शियर फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर दिस इज ऑर्डिनरी बेंडिंग and here shear force is zero, that is why this is pure bending। समझ में आया? जहाँ पे shear force is not equals to zero है वो क्या होगा? ऑर्डिनरी बेंडिंग होगा। जहाँ पे shear force जीरो है, कहीं पे भी देख लीजिए आप, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देख लीजिए,
ठीक है, आप यहाँ पे देखिए shear force is equals to 0, इधर इधर कहीं पे भी देख लीजिए, एट ऑल द क्रॉस सेक्शन shear force is equals to 0, दैट इज वाई दिस इज अ प्योर बेंडिंग। ठीक है, समझ में आया। नाउ अब यहाँ पे आप देखिए इन दिस केस, नाउ अब यहाँ पे देखिए टॉप वाले फाइबर में क्या हो रहा है, टॉप वाले फाइबर में कॉम्प्रेशन आ रहा है लाइक दिस, बॉटम वाले फाइबर में क्या आ रहा है, एलोंगेशन आ रहा है लाइक दिस। देखिए टॉप वाला फाइबर कॉम्प्रेस हो रहा है, यहाँ से भी कॉम्प्रेस हो रहा है, यहाँ से भी कॉम्प्रेस हो रहा है, एंड बॉटम वाला फाइबर यहाँ से भी इलोंगेट हो रहा है, यहाँ से भी इलोंगेट हो रहा है। तो क्या होगा इसकी वजह से, टॉप वाले फाइबर्स में कॉम्प्रेशन आएगा, बॉटम वाले फाइबर्स में इलोंगेशन आएगा। ठीक है, सो टॉप वाले फाइबर में कॉम्प्रेशन आया, बॉटम वाले फाइबर में इलोंगेशन आया। सो अलोंग द लेंथ कोई एक ऐसा फाइबर होगा जिसमें न टेंशन आएगा न कॉम्प्रेशन आएगा। टॉप वाले फाइबर्स में क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन, बॉटम वाले फाइबर्स में क्या आ रहा है, टेंशन। सो इन बिटवीन कोई एक ऐसा फाइबर होगा जहां पे न टेंशन आएगा न कॉम्प्रेशन आएगा, एंड दैट फाइबर इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रल फाइबर। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में, उसमें न कॉम्प्रेशन आएगा न टेंशन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर। एंड उस न्यूट्रल फाइबर, देखिए मैं यहाँ पे आपको 3D में दिखाई देता हूँ। तो 3D में अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द फाइबर जिसमें कि ना कॉम्प्रेशन आएगा ना टेंशन आएगा। ठीक है, ये जो ब्लू वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ब्लू वाला जो प्लेन दिख रहा है, इस ब्लू वाले प्लेन पे ना कॉम्प्रेशन आएगा ना टेंशन आएगा। तो इसलिए अलोंग द लेंथ इसको क्या कहा जाता है, दिस इज न्यूट्रल फाइबर। अलोंग द लेंथ इसको कहा जाता है। प्लेन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल प्लेन। एंड अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आया, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस इज दैट एक्सिस अबाउट विच क्रॉस सेक्शन रोटेट्स। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन में रोटेशन आएगा, कैसे आएगा वो भी देखेंगे। तो जो आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक फाइबर देखेगा जिसके कि लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फाइबर। अगर आप एक प्लेन कट कर दोगे अलोंग द न्यूट्रल फाइबर, तो आपको जो प्लेन ये मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रल प्लेन। और इस न्यूट्रल प्लेन का इंटरसेक्शन विद द क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, इज दिस एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस आपको मिल रहा है ना, ब्लू वाला एक्सिस, दिस इज व्हाट, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको न्यूट्रल फाइबर दिखेगा और क्रॉस सेक्शन में हमेशा आपको न्यूट्रल एक्सिस दिखेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस दिखाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा कहाँ पे दिखेगी, हमेशा आपको दिखेगी इन दी क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे आपको समझना है क्यों आ रहा है ऐसा, बिकॉज इन द केस ऑफ प्योर बेंडिंग क्या हो रहा है, टॉप वाले फाइबर्स कॉम्प्रेस हो रहे हैं, बॉटम वाले एलोंगेट हो रहे हैं। या तो इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, टॉप वाले एलोंगेट हो सकते हैं, बॉटम वाले कॉम्प्रेस हो सकते हैं। बट अगर टॉप में एलोंगेशन है, बॉटम में कॉम्प्रेशन है, या टॉप में कॉम्प्रेशन है, बॉटम में एलोंगेशन है, तो कोई ना कोई एक ऐसा प्लेन होगा जहां पे कि ना एलोंगेशन होगा ना कॉम्प्रेशन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर या न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, सो न्यूट्रल प्लेन इज द प्लेन जिसमें कोई इलोंगेशन या कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। नाउ अब देखिए, अब हम थोड़ा सा कोर बेंडिंग की तरफ जाते हैं कि बेंडिंग में हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए, जब हम इस स्ट्रक्चर में बेंडिंग अप लगाते हैं या मेंबर में बेंडिंग अप्लाई किया जाता है लाइक दिस, अभी हमने देख लिया कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया कि कैसे अप्लाई हो रहा है, किस कपल का इफेक्ट है कि ये बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने फिजिकली देख लिया। नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से टॉप वाले फाइबर्स क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रेस हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए मूव होके कहाँ चला गया है, ए डैश पे। बॉटम वाले फाइबर्स एलोंगेट हो रहे, तो ये जो पॉइंट बी है ये मूव होके कहाँ चला गया, बी डैश पे। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट सी है वो मूव होके कहाँ चला गया, सी डैश पे। एंड यहाँ पे जो पॉइंट डी है वो मूव होके कहाँ चला गया, डी डैश पे। ठीक है, क्या हो रहा है, टॉप वाले फाइबर्स कॉम्प्रेस हो रहे, बॉटम वाले फाइबर्स एलोंगेट हो रहे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन रोटेट हो रहा है लाइक दिस। प्लीज इमेजिन करिए इसको आप, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले क्या था, क्रॉस सेक्शन इस तरीके से था, मैं आपको दिखाता हूँ। ए बी क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए बी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पहले क्रॉस सेक्शन ए बी ऐसा था, दिस वॉज पॉइंट ए, दिस वॉज पॉइंट बी।
फिर क्या हुआ, ऊपर कॉम्प्रेशन आया, यहाँ पे ए पे कॉम्प्रेशन आया तो ये इधर की तरफ गया, बी पे क्या है, एलोंगेशन आया, बी इस तरीके से गया, तो क्या हो गया, पहले क्रॉस सेक्शन ऐसा था, अभी रोटेट हो गया, दिस क्रॉस सेक्शन इज रोटेटेड लाइक दिस। पहले ऐसा था, अभी यहाँ पे कॉम्प्रेशन आया तो ये अंदर चला गया, इधर टेंशन आया तो ये बाहर चला गया, तो जो क्रॉस सेक्शन वर्टिकल था वो रोटेट हो गया। सिमिलरली पॉइंट सी पर भी यही हो रहा है, पॉइंट सी, दिस इज क्रॉस सेक्शन बी सी, ठीक है, बी सी क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्या है, टॉप में कॉम्प्रेशन आया लाइक दिस, बॉटम में क्या है, एलोंगेशन आया लाइक दिस, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रोटेट हो गया लाइक दिस। तो अगर आप दोनों एक्सिस को देखोगे तो बोथ दी क्रॉस सेक्शन, दोनों क्रॉस सेक्शन के टॉप में क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन आ रहा है, बॉटम में क्या आ रहा है, एलोंगेशन आ रहा है, तो दोनों क्रॉस सेक्शन जो एंड के वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो जा रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ड्यू टू प्योर बेंडिंग, एंड इसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, is deflected in the form of arc of a circle. The structure is getting deflected in the form of arc of a circle. स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आर्क ऑफ अ सर्कल के फॉर्म में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है लाइक दिस। समझ में आया आपको, दिस इज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ बेंडिंग है, ये इसको बोलते हैं बेंडिंग का इफेक्ट। बेंडिंग की वजह से क्या हुआ है, स्ट्रक्चर में क्रॉस सेक्शन रोटेट हो गया है एंड अलोंग द लेंथ क्या हो गया, स्ट्रक्चर बेंड हो गया इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस अलोंग द लेंथ आ रहे हैं या इन द क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं। हमने पढ़ा था दो टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ होता है, नॉर्मल स्ट्रेस लगता है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एंड शियर स्ट्रेस एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अब इस केस में बताइए कि जो स्ट्रेसेस आएंगे वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन आएंगे या पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन आएंगे। आप देखिए जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहाँ पर था और ये मूव करके चला गया ए डैश पे, तो इसका जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, इसका डिफॉर्मेशन हुआ है इन द लीनियर डायरेक्शन। पॉइंट ए इज डिफॉर्म्ड इन लीनियर डायरेक्शन, लीनियरली डिफॉर्म हुआ है। ऐसे कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो कैसे डिफॉर्म हुआ है, लीनियरली। सो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ये डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, द डिफॉर्मेशंस आर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। समझ में आया, जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। दैट इज वाई ये जो बेंडिंग हो रहा है, इस बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, इस बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे दैट आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन्स आएंगे और जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन्स आएंगे उसी डायरेक्शन में स्ट्रेसेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए द क्रॉस सेक्शन वाज लाइक दिस बिफोर, इसमें क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन डिफॉर्मेशन आए, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ड्यू टू डिफॉर्मेशंस इन परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेन कहाँ पे आया, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। अगर स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन आया तो स्ट्रेस भी कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस। इसलिए बेंडिंग की वजह से क्या आते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि बेंडिंग से नॉर्मल स्ट्रेसेस क्यों आ रहे हैं। भाई बेंडिंग से नॉर्मल स्ट्रेसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डिफॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कैसे आएंगे, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस विल बी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया क्या होता है प्योर बेंडिंग, क्या होता है ऑर्डिनरी बेंडिंग, बेंडिंग में कैसे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, बेंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। इस तरीके से जो मेंबर है वो बेंड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल के फॉर्म में बेंड हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेसेस आते हैं। क्लियर है इतना। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कोर चैप्टर दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस। प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज assumptions in bending. Now please write down assumptions in the theory of pure bending. Now these assumptions are very important for your competitive exam point of view, क्योंकि आपके competitive exam में इन assumptions से particularly from the theory of pure bending क्या पूछता है आपसे, इन assumptions का interpretation पूछ लेता है। तो काफी लॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, वो भी 1 मार्क के इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज अजम्पशंस, ठीक है। तो इन अजम्पशन का इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए कि किस अजम्पशन का क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मतलब है, ठीक है। सो सबसे पहला अजम्पशन लिखिए, फर्स्ट अजम्पशन इज मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, होमोजेनस एंड लीनियरली इलास्टिक।
मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, होमोजेनस एंड लीनियरली इलास्टिक। इस अजम्पशन का क्या मतलब है? इस अजम्पशन का मतलब है दैट इज मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ, विच मीन्स दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, इस अजम्पशन का मतलब है सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो फर्स्ट जो है दैट इज मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, होमोजेनस एंड लीनियरली इलास्टिक, इसका क्या मतलब है? सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। नाउ नेक्स्ट अजम्पशन लिखिए, यंग्स मॉड्यूलस इन टेंशन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इन कॉम्प्रेशन। यंग्स मॉड्यूलस इन टेंशन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इन कॉम्प्रेशन। नाउ इस अजम्पशन का क्या मतलब है वो अभी हम आगे देखेंगे। थर्ड अजम्पशन देखिए, क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। नाउ इस अजम्पशन का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देयर इज नो टॉर्शन इन द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल में कोई टॉर्शन नहीं है। देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा था दैट दिस वाज द स्ट्रक्चर, ये हमारा मेंबर था एंड इस मेंबर पे हमने अप्लाई किया था एक लोड दैट इज पी। सो जो ये पी लोड हमने अप्लाई किया है ऑन दिस स्ट्रक्चर, दिस पी लोड इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड। इसका ये मतलब है कि क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स लोड है तो वो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल है तो उसमें कोई इशू नहीं है। नाउ ये जो लोड P है, इस P लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस P लोड के लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट क्या है? क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल। समझ में आया? ये P लोड के लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सपोज ये P लोड जो हमने लगाया है ये हमने यहाँ पे ना लगा के ये हमने लगा दिया एट दी एज पे लगा दिया। सपोज अगर आपने ऐसे एज पे या इसेंट्रिक P लोड लगा दिया है तो इस P लोड की वजह से क्या होगा? इस P लोड की वजह से क्रॉस सेक्शन में एक टॉर्शन आ जाएगा। ठीक है, इस P लोड को जब आप ट्रांसफर करोगे ऑन दी सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब इस एक्सिस पे आप ट्रांसफर करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक टॉर्शन आ जाएगा, टॉर्शन। तो इस एजम्पशन का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। इसका क्या मतलब है? दैट देयर इज नो टॉर्शन इन द मेंबर में कोई टॉर्शन नहीं है। अगर आपको ट्रांसवर्स लोड लगाना है तो वो ट्रांसवर्स लोड कहाँ से पास होना चाहिए? वो ट्रांसवर्स लोड उस एक्सिस से पास होना चाहिए जिसके अबाउट क्या हो? जिसके अबाउट क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल हो। ठीक है, जिस प्लेन पे आप लोडिंग कर रहे हैं उस प्लेन के अबाउट क्या होना चाहिए? क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल होना चाहिए। ना अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब आपने हॉरिजॉन्टल लोड लगाया था, दैट इज एक्सियल लोड लगाया था, तो जब हमने एक्सियल लोड लगाया था लाइक दिस, तो इस एक्सियल लोड के एक इक्वल एंड ऑपोजिट लोड लगाया था लाइक दिस। ठीक है, एक्सियल लोड जब लगाया था तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट लोड लगाया था, तो यहाँ पे नेट लोड ऑन दी क्रॉस सेक्शन क्या है? नेट लोड ऑन दिस क्रॉस सेक्शन इज जीरो, सिर्फ मोमेंट आ रहा है। तो इसके लिए ये अजम्पशन वैलिड ही नहीं है। ये अजम्पशन किसके लिए वैलिड है? जब नेट लोड लग रहा है क्रॉस सेक्शन पे, तो वो जो नेट लोड जिस प्लेन पे, जिस एक्सिस पे, जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो इस क्रॉस सेक्शन को सिमेट्रिकली डिवाइड करे। इस क्रॉस सेक्शन को क्या करे? सिमेट्रिकली डिवाइड करे। समझ में आया? तो जब भी आप लोडिंग लगा रहे ऑन दी क्रॉस सेक्शन तो वो ऐसा होना चाहिए कि इस क्रॉस सेक्शन को सिमेट्रिकली डिवाइड करे। इस तरीके से लगाइए तो भी बेंडिंग आएगा, या तो यू कैन अप्लाई द लोड लाइक दिस। ठीक है, इसकी वजह से भी बेंडिंग आएगा। तो ये भी जो लोड है दिस मस्ट पास थ्रू दैट एक्सिस, जो क्या करेगा? क्रॉस सेक्शन को सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर आप इसको लगा देंगे इसेंट्रिक लाइक दिस, देखिए अगर आपने इसको लगा दिया लाइक दिस तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से क्रॉस सेक्शन में एक टॉर्शन आ जाएगा, टॉर्शन लाइक दिस। ठीक है, आप इसको अज्यूम करके देखिए, दिस विल क्रिएट टॉर्शन, टॉर्क क्रिएट कर देगा ये। तो इस अजम्पशन का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन इज सिमेट्रिकल इन द प्लेन ऑफ लोडिंग। इसका क्या मतलब है? देयर शुड बी नो टॉर्शन इन द मेंबर में टॉर्शन नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, मटेरियल इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड इन कॉम्प्रेशन।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल टेंशन एंड कॉम्प्रेशन में इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे वो यंग्स मॉड्यूलस वाला जो हमने लिखा था अजम्पशन उसके साथ में। नाउ लास्ट आप देखिए, लास्ट अजम्पशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर, का मतलब है दैट स्ट्रेन इज लीनियर। ठीक है, अब इसमें आप अगर किसी ने ये पढ़ा होगा तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्ट्रेसेस लीनियर होते हैं, बट ये जो अजम्पशन है सिर्फ एजम्पशन नंबर 5 को अलोन आप देखेंगे तो इस अजम्पशन का क्या मतलब है, दैट द स्ट्रेन इज लीनियर, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो अजम्पशन नंबर 5 है इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये अजम्पशन नंबर 5 से क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है बाय दिस अजम्पशन नंबर 5, दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। नाउ I am considering a member, so this is a member, and in this member I am considering a fiber, so this is a fiber, I am writing it as NN dash। so एक member consider किया है, इस member के center में मैंने एक fiber consider किया है, this is NN dash। I am considering another fiber that is EF, and this EF fiber is at a distance of small y from NN dash। एक और fiber लिया है EF, ये EF फाइबर जो है वो NN डैश से स्मॉल y डिस्टेंस पर है। ठीक है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। नाउ आई एम अप्लाइंग मोमेंट ऑन दिस बीम, इस बीम के ऊपर हमने मोमेंट लगाया लाइक दिस। नाउ ड्यू टू दिस मोमेंट ये क्या होगा, दिस बीम विल बेंड इनटू आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस बीम विल बेंड इनटू आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए कैसा होगा इसमें बेंडिंग। सो ड्यू टू द बेंडिंग, ये जो बीम था, दिस बीम विल बेंड इनटू आर्क ऑफ अ सर्कल लाइक दिस। नाउ ये जो मैंने फिगर बनाया ये बहुत ही एग्जैगरेटेड है, नॉर्मली इतना ज़्यादा बेंडिंग नहीं होता है, जो बेंडिंग होता है दैट इज लिटिल माइल्ड, बहुत ही माइल्ड बेंडिंग होता है। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेंडिंग दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट, इसलिए। तो ये जो बीम था दिस वॉज हॉरिजॉन्टल एंड ड्यू टू मोमेंट ये क्या हो गया, ये बेंड हो गया इनटू फॉर्म ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल में बेंड हो गया। क्यों बोल रहे हैं ये आर्क ऑफ अ सर्कल में बेंड हो गया है, बिकॉज the radius, this radius if you calculate from the center till this neutral axis, this is constant at each and every point on the neutral fiber, this radius r is constant। ठीक है, that is why हम बोलते हैं ये किस में बेंड हो गया, into form of arc of a circle। now यहां से देखिए जो NN डैश था, NN डैश दिस वॉज न्यूट्रल फाइबर, ये मैंने सेंटर में बनाया था ना NN डैश, दिस वॉज न्यूट्रल फाइबर। हमें पता है कि ऊपर की तरफ क्या आएगा कॉम्प्रेशन, नीचे की तरफ क्या आएगा टेंशन, एंड देयर एग्जिस्ट वन फाइबर जिसपे कि ना टेंशन होगा ना कॉम्प्रेशन होगा, दैट मीन्स उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। दिस इज द फाइबर, न्यूट्रल फाइबर जिसका कि लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इफ NN डैश का इनिशियल लेंथ जो था दैट वॉज L, सो कैन आई से फाइनल लेंथ जो होगा NN डैश का वो भी कितना होगा L, एंड NN डैश से ऊपर के जो फाइबर है उनका लेंथ क्या हो जाएगा L माइनस डेल्टा L, एंड नीचे वाले फाइबर्स का लेंथ हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। सो आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो जो NN डैश का लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज NN डैश इज अ न्यूट्रल फाइबर, इट इज अ न्यूट्रल फाइबर। ठीक है, सो NN डैश का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम दिस arc of a circle can I write NN dash is equals to, if this angle is theta, this is equals to r into theta, NN dash को r into theta लिख सकते हैं। नाउ इस फिगर में देखिए क्या NN dash का लेंथ और ये का लेंथ सेम है, यू विल से यस। सो NN dash is equals to r into theta, this is nothing but equals to EF। नाउ इन दिस फिगर, इस फिगर में देखिए आफ्टर बेंडिंग EF का लेंथ क्या हो गया, EF का लेंथ इंक्रीज हो गया है। ठीक है, आफ्टर बेंडिंग EF का लेंथ इंक्रीज हो गया है क्योंकि EF क्या है, NN डैश मतलब न्यूट्रल फाइबर से नीचे है, तो न्यूट्रल फाइबर से जितने भी नीचे वाले फाइबर से उन सब पे क्या हो रहा है, उन सब में एलोंगेशन आ रहा है। ठीक है, सो EF का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है। नाउ इट इज E डैश F डैश। हमें पता है कि जो NN डैश फाइबर और EF फाइबर के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज Y। So can I write E dash F dash, this is equals to r plus y into theta।
E dash F dash भी क्या है, it is also arc of a circle. NN is also NN dash is also arc of a circle. तो angle is equals to arc upon radius. यहाँ से हमने लिख दिया that E dash F dash is equals to R plus Y into theta. Now यहाँ से देखिए, यहाँ से that E dash F dash is equals to R plus Y into theta. Now can I calculate is elongation in EF fiber? EF fiber में कितना elongation हो रहा है बताइए. So elongation in EF fiber, this is equals to E dash F dash minus EF. So this is nothing but equals to R plus Y into theta minus R theta. So elongation आ जाएगा Y into theta. ठीक है, elongation कितना आ गया EF fiber में, it is Y into theta. So यहाँ से can I calculate strain in EF? So this is equals to Y into theta upon original length of EF. This is nothing but equals to y into theta upon original length was r theta. So यहाँ से थीटा कैंसल. So कितना आ गया स्ट्रेन? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू y by r. Now what is this strain y by r? ये क्या है? This is nothing but strain on a fiber which is at a distance of small y from neutral axis. So एक फाइबर है जिसका कि डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल y है, उस फाइबर पे कितना स्ट्रेन आ रहा है, दैट इज y by r. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, r तो कांस्टेंट है. सो जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से आप दूर जाते जा रहे हो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या होता जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स स्ट्रेन का वेरिएशन कैसा है, स्ट्रेन का वेरिएशन इज लीनियर. सो ये अजम्पशन नंबर 5 आपको क्या बता रहा है, अजम्पशन नंबर 5 बता रहा है दैट द स्ट्रेन इज लीनियर. एंड ये स्ट्रेन लीनियर क्यों आ रहा है, ये स्ट्रेन लीनियर इसलिए आ रहा है बिकॉज जो सेक्शन, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, देखिए क्रॉस सेक्शन वाज प्लेन बिफोर बेंडिंग. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लेन का क्या मतलब होता है, दिस इज अ प्लेन, ये जो बोर्ड है दिस इज प्लेन. ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन इज प्लेन बिफोर बेंडिंग, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. मतलब अगर ये बोर्ड प्लेन है बिफोर बेंडिंग तो आफ्टर बेंडिंग भी क्या होना चाहिए, प्लेन. अगर प्लेन नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व्ड होगा. कैसे, लाइक दिस इज अ कर्व्ड सरफेस. देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, समझ में आ रहा है, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस. यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज, अगर ये मोबाइल में देखें दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन. सो दिस इज प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड दिस मस्ट बी प्लेन आफ्टर बेंडिंग. अब यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको 2D में दिखाया है, क्रॉस सेक्शन कौन सा है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एंड दिस क्रॉस सेक्शन वाज प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग भी क्या है, प्लेन है, लाइक दिस. ठीक है, सो बिफोर बेंडिंग प्लेन था, आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन है. बिफोर बेंडिंग यहाँ पे देखिए इट वाज प्लेन एंड आफ्टर बेंडिंग इट इज प्लेन लाइक दिस. कर्व्ड नहीं हुआ है लाइक दिस, ऐसा कर्व्ड नहीं हुआ है. ठीक है, इट इज प्लेन. ठीक है, प्लेन का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पे पॉइंट्स डिनोट करूं, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4, दिस इज पॉइंट नंबर 5. दीज 5 पॉइंट्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन. बिफोर बेंडिंग एक स्ट्रेट लाइन में है, तो आफ्टर बेंडिंग भी क्या होंगे, ये पांचों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होंगे. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. तो ये जो 5 पॉइंट्स थे बिफोर बेंडिंग दीज वर इन अ स्ट्रेट लाइन, आफ्टर बेंडिंग भी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये कर्व्ड लाइन पर नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे. समझ में आ रहा है. सो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का मतलब क्या है, दैट दिस स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर. दिस स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, that is strain on a fiber which is at a distance of small y from neutral axis is proportional to y, that is equals to y by r. ठीक है, so strain variation is linear, so I will write epsilon EF, this is equals to y by r, where EF is a fiber which is at a distance of small y from the neutral axis. ये कहाँ से आया है, ये assumption number 5 से आया है. this is from assumption number 5. So this is the result of or interpretation of assumption number 5. If I include assumption number 1, assumption number 1 क्या था, assumption number 1 क्या था, assumption number 1 था that the member is homogeneous, isotropic and linearly elastic. That means the material is following Hooke's law. Material is following Hooke's law, that is sigma is equals to E into epsilon.
So from here I can say epsilon is equals to sigma by E. So by assumption 1 and 5 you can write sigma by E is equals to y by r. समझ में आया है? So by assumption 1 and 5 you can write sigma is proportional to y. समझ में आया? So sigma is proportional to y, that is stress is proportional to y. और यू कैन से द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज लीनियर. ये आप कौन से असम्पशन से बोल सकते हैं? बाय 1 and 5. अगर 5 नंबर का असम्पशन अलोन आपको बोला जाए तो 5 नंबर का असम्पशन का क्या मतलब है? दैट स्ट्रेन इज लीनियर. 5 and 1 दोनों को क्लब करोगे तो क्या होगा? दैट स्ट्रेस इज लीनियर. समझ में आया? सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ असम्पशन नंबर 5. दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ असम्पशन नंबर 1 and 5 बोथ. इसका मतलब क्या है? कैन यू राइट फ्रॉम हियर सिग्मा इज इक्वल्स टू वाई इंटू ई बाई आर. ई बाई आर इज कॉन्स्टेंट. ई बाई आर कॉन्स्टेंट है, दैट इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर पर स्ट्रेस है जिसका डिस्टेंस इज स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से वो फाइबर जिसका कि डिस्टेंस स्मॉल वाई है, उस फाइबर पे स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा. समझ में आया? सो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई. ये कौन से असम्पशन से आता है? बाय असम्पशन 1 and 5. अगर आपको इंटरप्रिटेशन पूछता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ असम्पशन नंबर 5, तो आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेन इज लीनियर. अगर आपसे पूछता है इंटरप्रिटेशन ऑफ 1 and 5, दोनों को मिला के आप बोलेंगे दैट स्ट्रेस इज लीनियर. नाउ अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि असम्पशन नंबर 5 अगर वैलिड नहीं होता तो क्या होता. ठीक है, क्यों हम बोल रहे हैं कि असम्पशन नंबर 5 से ही स्ट्रेन लीनियर आ रहा है? असम्पशन नंबर 5 अगर वैलिड नहीं होता तो क्या होता? तो अगर असम्पशन नंबर 5 वैलिड नहीं होता, देन इन दैट केस क्या होता? जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन विल नॉट बी स्ट्रेट. पहले क्या था? 1 2 3 4 5 जो पॉइंट्स थे दैट वर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे थे. बट अगर ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते तो क्या होता? क्रॉस सेक्शन इस टाइप से कर्व्ड होता. देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इज नॉट स्ट्रेट, इट इज कर्व्ड. सो अगर क्रॉस सेक्शन कर्व्ड है तो फॉर दिस केस अगर आप EF फाइबर बनाएंगे, दैट इज E डैश F डैश, जो कि आफ्टर बेंडिंग क्या हो गया? E डैश F डैश हो गया है. तो E डैश F डैश अगर आप फाइबर बनाएंगे तो E डैश F डैश फाइबर विल बी लाइक दिस. ठीक है, E डैश F डैश फाइबर क्या हो जाएगा? इट इज लाइक दिस. सो फॉर दिस E डैश F डैश फाइबर, इस E डैश F डैश फाइबर के लिए आई कैन नॉट राइट, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज NN डैश. सो फॉर दिस E डैश F डैश फाइबर आई कैन नॉट राइट E डैश F डैश इज नॉट इक्वल्स टू R प्लस वाई इंटू थीटा. ये हम नहीं लिख सकते. अगर ये क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट नहीं रहता, अगर ये क्रॉस सेक्शन इस टाइप से कर्व्ड हो जाता जैसा इस फिगर में आपको दिखाया है, अगर क्रॉस सेक्शन कर्व्ड हो जाता तो हमने जो इक्वेशन लिखा था दैट E डैश F डैश इज इक्वल्स टू R प्लस वाई इंटू थीटा, ये हम नहीं लिख पाते. दैट इज वाई अगर असम्पशन नंबर 5 सेटिस्फाई नहीं होगा देन यू कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, दैट इज sigma by y is equals to m by I is equals to E by R. ठीक है, यही है ना इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग हम पढ़ चुके हैं. इसमें से आप सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू E बाय आर नहीं लगा सकते, तो ये इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग आप नहीं लगा सकते इफ द क्रॉस सेक्शन इज नॉट प्लेन आफ्टर बेंडिंग. So assumption number 5 is very important, that plane section before bending remains plane after bending, then only you can apply this equation of pure bending. Now अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हिच है, कब आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो कर्व्ड रहेगा, कब आपका क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से बेंडिंग में आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो कर्व्ड है और कब बेंडिंग हो रहा है और क्रॉस सेक्शन स्ट्रेट आ रहा है, ये कैसे आप पता करेंगे? तो इसको पता करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका है, दैट इज इफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, इफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, देन इन दैट केस क्या रहता है? द क्रॉस सेक्शन विल बी स्ट्रेट लाइक दिस. समझ में आया?
इफ द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, अगर प्योर बेंडिंग लगाया है देन इन दैट केस क्या होगा, क्रॉस सेक्शन विल बी स्ट्रेट। जो इनिशियल क्रॉस सेक्शन था बिफोर बेंडिंग प्लेन था, तो आफ्टर बेंडिंग भी क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे 1 2 3 4 5, सो आफ्टर बेंडिंग भी ये पॉइंट्स क्या होंगे, विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले स्ट्रेट लाइन में थे, आफ्टर बेंडिंग भी ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, दैट वुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ इफ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी बेंडिंग, अब ऑर्डिनरी बेंडिंग क्या होता है ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर and this structure is subjected to ordinary bending like this, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे ऑर्डिनरी बेंडिंग लग रहा है, देन इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस देखिए इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग अगर मैं ये अजम्पशन लगाऊं दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो यहाँ पे कैसा मोमेंट लग रहा है, दिस इज हॉगिंग मोमेंट, ये हॉगिंग मोमेंट है। तो टॉप वाले फाइबर्स में क्या आएगा, टेंशन। अगर मैं ये अजम्पशन लगाऊं दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो टॉप वाले फाइबर में टेंशन आया, बॉटम वाले फाइबर्स में कॉम्प्रेशन आया, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन। ऊपर वाले फाइबर में टेंशन आया, बॉटम वाले फाइबर में कॉम्प्रेशन आया। बट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा नहीं रहता है, दिस इज नॉट द कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन ये नहीं, दिस इज द अज्यूम्ड कंडीशन, ये अज्यूम्ड कंडीशन है। नाउ इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग आप देखिए क्रॉस सेक्शन विल बी कर्व्ड लाइक दिस, देखिए क्यों कर्व्ड आ रहा है वो भी देखेंगे अभी, पर देखिए पहले किस तरीके से कर्व्ड शेप बनता है इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग, इस तरीके से कर्व्ड शेप बनता है। सो जो क्रॉस सेक्शन इनिशियली क्या था, इनिशियली इट वाज स्ट्रेट, आफ्टर बेंडिंग क्या हो गया है, वो कर्व्ड हो गया, कर्व्ड, ठीक है। सो ये क्रॉस सेक्शन जो था इनिशियली स्ट्रेट था, प्लेन था, बेंडिंग के बाद ये क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो मैं शेप बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेटेड बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कर्वेचर नहीं आता है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। ये जो शेप बताया ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जबकि इतना ज़्यादा कर्वेचर नहीं आता है, इतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन कर्व नहीं होता है, जस्ट बहुत ही माइल्ड कर्व होता है, बट ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर प्योर बेंडिंग रहेगा तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ऑर्डिनरी बेंडिंग होगा तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स कर्व्ड आफ्टर द बेंडिंग, बेंडिंग के बाद क्या हो जाएगा, वो कर्व्ड हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कर्वेचर, वही रीजन है इस कर्वेचर के पीछे जो इन दोनों बेंडिंग में डिफरेंस है, दैट इज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में शियर फोर्स आता है, जबकि इन द केस ऑफ प्योर बेंडिंग स्ट्रक्चर में द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज 0। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, शियर फोर्स आ रहा है। नाउ ड्यू टू शियर फोर्स क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेन्स आ रहे हैं, एंड ड्यू टू शियर स्ट्रेन क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन पे एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहे हैं। शियर स्ट्रेन क्या होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन ही तो होता है ना, हमने देखा है ना, शियर स्ट्रेन इज व्हाट, शियर स्ट्रेन इज change in angle of two initially perpendicular lines, so it is nothing but angular deformation। तो ड्यू टू शियर स्ट्रेन क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन में एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, जो प्लेन सेक्शन था बिफोर बेंडिंग वो आफ्टर बेंडिंग क्या हो गया है, वो कर्व्ड हो गया, इट इज नॉट प्लेन आफ्टर बेंडिंग। सो अब आप देखिए कि ये जो कर्वेचर है ये इसी टाइप से क्यों आ रहा है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अलोंग द क्रॉस सेक्शन, इट इज लाइक दिस, टॉप एंड बॉटम पे 0 होता है और इंटीरियर में मैक्सिमम होता है। सो जो शियर स्ट्रेन है वो, शियर स्ट्रेसेस है वो टॉप एंड बॉटम में 0 होते हैं, इंटीरियर में मैक्सिमम होते हैं। सो जिस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, शियर स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। अगर मैं इस कर्व शेप को देखूँ, सो दिस कर्व शेप इज लाइक दिस, ठीक है, जो कर्व शेप आप ये देख रहे हैं, दिस कर्व शेप, इसको मैंने बस ये रोटेट कर दिया, स्ट्रेट करके बना दिया, दिस इज लाइक दिस। नाउ अब देखिए ये टॉप एंड बॉटम में, टॉप पे और बॉटम में क्या है, शियर फोर्सेस 0 है, शियर स्ट्रेसेस 0 है, दैट इज वाई यहाँ पे शियर स्ट्रेन भी 0 है। तो यहाँ पे अगर आप एंगुलर डिफॉर्मेशन देखोगे एट टॉप, तो देखिए कितना आ रहा है एंगुलर डिफॉर्मेशन, यहाँ पे टेंजेंट बना के देखिए, इट इज नियरली 0,
बॉटम में देखिए टेंजेंट बना के इट इज नियरली जीरो। तो टॉप एंड बॉटम में देयर इज नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, और सेंटर में अगर देखोगे आप तो सेंटर में आपको मैक्सिमम एंगुलर डिफॉर्मेशन मिलेगा इन दी सेंटर। सेंटर में क्या है, मैक्सिमम एंगुलर डिफॉर्मेशन है। तो टॉप में एंगुलर डिफॉर्मेशन इज जीरो, धीरे 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 बढ़ रहा है, सेंटर में मैक्सिमम आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो शेप है, इस कर्व शेप का रीजन क्या है, इस कर्व शेप का रीजन है दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस, दैट इज शियर स्ट्रेस टॉप में एंड बॉटम में जीरो होता है, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। सो ड्यू टू द शियर स्ट्रेस वेरिएशन क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन में एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, एंड ऑर्डिनरी बेंडिंग के केस में क्या हो जा रहा है, क्रॉस सेक्शन कर्व्ड हो जा रहा है इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग। नाउ यहाँ पे एक वो आता है कि इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बेंडिंग, सपोज ये वाला आपको केस मिल गया, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P एट द फ्री एंड। तो इस केस में अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग दैट इज M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/R यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर थ्योरेटिकली बोला जाए तो आप इस केस में इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग दैट इज M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/R नहीं यूज कर सकते। तो आपको कोई एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया, दैट इज आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया और पूछेगा कि आप इसमें M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/R यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यू विल से नो। पर अगर आपको न्यूमेरिकल देगा, ये न्यूमेरिकल दे दिया, यहाँ पे P का कुछ लोड दे दिया, या ये एज अ न्यूमेरिकल आपसे पूछा कि इसमें कोई भी एक पॉइंट देखे कि कितने बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन दैट इज सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू M/I इज इक्वल टू E/R। समझ में आया? बिकॉज ऐसा क्यों करते हैं हम, न्यूमेरिकल्स में हम लगा देते हैं इक्वेशन, वो इसलिए लगा देते हैं बिकॉज ये जो स्ट्रेसेस है दैट इज shear stresses, these are very minor stresses, ठीक है, एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। जो shear stress है वो बहुत ही माइनर है। मैं यहाँ पे अगेन बता दूं, ये जो shear stress है these are direct shear stress due to shear force। मैं टॉर्शनल shear stress की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉर्शनल shear stress आर मेजर स्ट्रेसेस, ठीक है, उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट दीज आर माइनर स्ट्रेसेस ड्यू टू shear force। तो इन स्ट्रेसेस को एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स, इसलिए हम इसको फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसके इफेक्ट को, दैट इज ये जो कर्व शेप आ रहा है इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, और हम ये जो यहाँ पे मैंने अज्यूम्ड शेप दिखाया दैट इज दिस स्ट्रेट, इसको हम लेकर के चलते हैं। बट अगर कोई आपसे थ्योरेटिकली पूछे कि थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए लगा सकते हैं कि नहीं, या ऑर्डिनरी बेंडिंग के लिए आप लगा सकते हैं कि नहीं, देन यू विल से नो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अजम्पशन नंबर 5 सेटिस्फाई नहीं करता है। अजम्पशन नंबर 5 क्या होता है? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। ये ऑर्डिनरी बेंडिंग के केस में सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए आप नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ में आ गया थ्योरेटिकली क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, दोनों में आपको समझ में आ गया। प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस। सो इसमें यहाँ पे पहले लिखिए दिस इज एक्चुअल डिफ्लेक्टेड शेप एंड दिस वन इज assumed deflected shape. So please write down a note below this. The assumption that is plane section before bending remains plane after bending is valid in the case of pure bending only. ठीक है, सो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, ये अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंडिंग के केस में सेटिस्फाई होता है। इसमें लिखे फॉर ऑर्डिनरी बेंडिंग due to the presence of shear force cross section becomes curve after the bending, hence results of pure bending bracket में लिखिए that is M/I is equals to sigma by y is equals to E/R is not valid। ठीक है, it is not valid। तो ऑर्डिनरी बेंडिंग के लिए दिस इक्वेशन is not valid, that is theory of pure bending is not valid। now ये जो statement है, this statement you will apply only for theoretical question, this is theoretically। इसके आगे लिखिए since the effect of shear force is insignificant therefore
results of pure bending can be satisfactorily used for ordinary bending also. ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? द इफेक्ट ऑफ शियर फोर्स इज नेग्लिजिबल, इट इज इनसिग्निफिकेंट, दैट इज व्हाई यू कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग फॉर ऑर्डिनरी बेंडिंग ऑल्सो. बट ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉर न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अगर थ्योरेटिकली कोई आपसे पूछेगा तो थ्योरेटिकली यू विल से, अगर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव आता है तो यू विल से कि प्योर बेंडिंग के लिए हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. ऑर्डिनरी बेंडिंग के लिए नहीं लगा सकते, पर अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो न्यूमेरिकल के लिए आप लगा सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास. आई होप कि आपको सारे अजम्पशन समझ में आए होंगे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, एंड आपको समझ में आओगा क्या होता है ऑर्डिनरी बेंडिंग, क्या होता है प्योर बेंडिंग. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.